Hello everyone, welcome in the next video for the class 7 and now the chapter is reproduction in plants और इस वीडियोस के बाद आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे बच्चे जिनको इनमें कोई डाउट नहीं है वो अपना प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं कि आखिर वो सारी चीजें जानते हैं या नहीं जो इस वीडियोस में बातें की गई हैं। और वैसे बच्चे जिनको इस रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस वीडियोस को देखने के बाद आपके पास अब एक भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी कि आप रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के कोई भी क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व ना कर सकें। इट इज ओनली फॉर द क्लास 7 स्टूडेंट्स। So without wasting the time, take out the pen and copies and start making the notes because you all know that without pen and copy, if you are watching this video is none of your use. तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब, तो रिप्रोडक्शन का मतलब आप ऐसे समझ लो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो प्रॉपर्टी जो अपने जैसे लोगों को जन्म दे सके, दैट इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन। अगर मैं इसको थोड़ा बांटूं तो आप देखो, री प्लस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब री मतलब दोबारा, अगेन, प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे लोगों को जन्म देना, उत्पन्न करना, दैट इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन। तो एक्चुअली में ये है क्या? यह एक प्रोसेस है। मतलब रिप्रोडक्शन को अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली में ये क्या है? यह एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जनरली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, इन सारे लोगों को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे लोगों को प्रोड्यूस कर सकें, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि डॉग्स के जो बेबीज होंगे वो पपीज कहलाते हैं, जो कैट्स के होते हैं वो किटन्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स के बेबीज होते हैं। तो ये सब चीजें किस प्रोसेस के द्वारा आते हैं? रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन को लेके, सो हाउ कैन आई राइट डाउन द डेफिनेशन? तो हम लिख सकते हैं द प्रोसेस by which the living organisms, है ना, the process by which the living organisms produce the new, चाप दे रहा हूं, produce the, नोट कीजिए पहले इतना, produce the new individuals of their own kind, So the process by which the living organisms produce the new individuals of their own kind is called reproduction. इसी को हम बोलते हैं reproduction, है ना। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस करना। तो जिस प्रोसेस के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। देख बोलते हैं ना, रिविजन, दोबारा एक बार देख लो, है ना। रिसाइकिल, ठीक है, याद आ रहा है सब। री मतलब दोबारा, रिविजन, रिसाइकिल, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी। तो री का मतलब दोबारा और न्यू, और यहां पर प्रोडक्शन है, इसका मतलब टू प्रोड्यूस। तो बात हमारे चैप्टर्स की हो रही है इन प्लांट्स, मतलब हम ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्लांट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ना चाहते हैं कि आखिर प्लांट्स कैसे अपने जैसे लोगों को उत्पन्न करते हैं या फिर जन्म देते हैं। क्लियर है? तो जनरली ये देखा गया कि जो हमारा रिप्रोडक्शन है यह दो तरह से होता है। रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह का होता है। हम लोग बात करेंगे सिर्फ प्लांट्स का, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको समझ लेना है कि ये दो तरह से होता है। कौन कौन सा दो तरह है? सबसे पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर एक अलग है या एक साथ है? एक साथ है, याद रखना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा क्या है? देखो तो दूसरा है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये दोनों ही प्रोसेस होते हैं प्लांट्स में, दोनों ही प्रोसेस होते हैं प्लांट्स। मतलब प्लांट्स जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी जन्म देता है
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी जन्म लेता है। तो जब प्लांट्स की हम बात करते हैं तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं और उनके प्रोसेस भी थोड़े अलग अलग होते हैं। क्लियर है? तो हम लोग एक बात करते हैं असेक्सुअल में क्या होगा और फिर सेक्सुअल में क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले हमें ये जरूर देखना है कि व्हाट वी मीन अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जल्दी से इसको नोट करिए ताकि हम लोग इसको आगे लिख सकें। तो बात करते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि आखिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो कमेंट करिए व्हाट डू यू मीन अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं तो इसका पहले डेफिनेशन नोट करिए, उसके बाद द प्रोसेस in which the living organisms reproduce लिविंग बींग्स के बदले यहां पर एक वर्ड यूज करो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस more of their own kind without the involvement of another individual, another living beings, another living organism, बस इस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना है। जल्दी से नोट करो, उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए, ठीक है। ऑफ द सेम स्पीसीज, याद रखना, ऑफ द सेम स्पीसीज। देखो, कहने का सिंपल सा मतलब है द प्रोसेस इन विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड without the involvement of another living organisms of the same species। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट ही चाहिए होता है, दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, जैसे सिंपल सी बात, अगर आपके मम्मी पापा नहीं होते तो शायद आपका जन्म नहीं होता, isn't it? मतलब दो पेरेंट्स हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि आपके पेरेंट्स कौन है तो आप मम्मी का भी नाम बताते हैं और पापा का भी नाम बताते हैं, isn't it? मतलब दो पेरेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, एक फादर और एक मदर। लेकिन जब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सिंपली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, वहां पर मम्मी पापा करके हम कैटेगराइज नहीं करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो वो प्रोड्यूस हो सकता है, और ऐसे रिप्रोडक्शन को, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इसमें हम एक बात और कह सकते हैं, अपने से डेफिनेशन खुद क्रिएट कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन व्हिच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड without the involvement of the another parent of the same species का मतलब दोनों ह्यूमन बींग्स ही होने चाहिए या दोनों एक ही तरह की कैटेगरी में होने चाहिए, इस तरह। क्लियर है? अगर हम डॉग्स की बात करें तो डॉग्स जैसा ही कोई होना चाहिए, है ना। अगर कैट की बात करें तो कैट जैसा ही होना चाहिए, एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट जैसा होना चाहिए। मतलब हम ये सिंपली बोल सकते हैं कि एक ही स्पीसीज का होना चाहिए। स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति। देखना ध्यान से, स्पाइसेस नहीं है, मसाले नहीं है, ये स्पीसीज है। क्लियर है? जनरली जिस तरह ह्यूमन बींग्स में दो पेरेंट्स बोले जाते हैं कि दो पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो एसेक्सुअल में आपका सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ अ रिप्रोडक्शन इन व्हिच अ सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन। ये भी डेफिनेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब खुद से अगर आपको डेफिनेशन बनाना हो तो आप क्या लिख सकते हैं? It is a reproduction, it is a type of reproduction। अगर एग्जाम में भूल गए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, it is a type of reproduction in which single parent is required। single parent is required। क्लियर है? ठीक है। ये थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है कि सिंगल पेरेंट कैसे ये कर सकता है, लेकिन ये जनरली होता है और ये इसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन से आप ये क्लियर हो गए होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जहां पर दो पेरेंट्स चाहिए,
मतलब इट इज अ टाइप, अगर मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखना हो तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच द टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, है ना, बोथ द पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। और दोनों का स्पीसीज क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा, सेम होगा, कमेंट करिए, सेम होगा, ठीक है, क्योंकि स्पीसीज सेम होगा तभी उनके जैसे जन्म लेंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि डॉग्स के जो बच्चे होंगे वो हाथी जैसे होंगे, हाँ, या हाथी के बच्चे जो हैं वो चूहे जैसे होंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, अपने जैसे ही होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं दैट ऑफ देयर सेम काइंड, कहां लिखा हुआ था देखो, तो ऑफ द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के होने चाहिए। क्लियर है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बच्चों चूंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2-3 प्रोसेस हैं, और उस प्रोसेस को नाम और उसके होने वाले जो प्लांट्स हैं उनके एग्जांपल्स आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो देखो हम जनरली क्या करते हैं, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन के अंदर 2 टाइप्स, कौन कौन सा, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब असेक्सुअल के अंदर में कौन कौन सा प्रोसेस, तो मतलब अब हम यहाँ प्रोसेस पढ़ रहे हैं किसका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कौन कौन सा प्रोसेस। तो जो उसमें सबसे पहला प्रोसेस है वो है बडिंग, ठीक है। सेकंड जो प्रोसेस है बडिंग के बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, ये सब कौन से प्रोसेस है बताओ, कमेंट करो, ये सब कौन से प्रोसेस है, ये सब है प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब किसके प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है। तो फ्रैगमेंटेशन सेकंड वन हो गया, उसके बाद थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, और जो लास्ट है वो है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। ये 4 प्रोसेस है क्लास 7 में आपको स्टडी करना, उसके एग्जांपल्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज बडिंग, तो आप पहला लाइन यही बोलेंगे, बडिंग इज द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। What is spore formation? Spore formation is the process of the asexual reproduction. What is vegetative propagation? It is a process of the asexual reproduction. Clear है। ये सब टाइप्स भी हो सकता है, टाइप भी हम बोल सकते हैं जहां पर asexually वो रिप्रोड्यूस होते हैं। They all are the types of the asexual reproduction. ठीक है, क्लियर है। अब इसमें होता क्या है ये भी हमें जानना है, तो हम क्या बोलेंगे, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जल्दी करिए इसको, ठीक है। चलिए बच्चों एक काम यहाँ और भी आप कर सकते हैं, इसको प्रोसेस मत यूज करो, एक वर्ड यूज करो टाइप्स, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। टाइप्स ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ द असेक्सुअल, मतलब ये सब टाइप्स हम बोल सकते हैं। क्लियर। और इसके बगल में इसका एग्जांपल कुछ नोट करो, बडिंग का एग्जांपल, मतलब अब क्वेश्चन आता है क्योंकि हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कर रहे हैं, तो अब हमें ये क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ बडिंग प्रोसेस से कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म जो होगा वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो इसके आंसर में आप लिखें सबसे पहला, है ना, सबसे पहला लिखिए एग्जांपल ईस्ट, और इसी में एक और लिखिए, एक और एग्जांपल डालिए हाइड्रा। हाइड्रा। फ्रैगमेंटेशन में लिखिए आप लोग जनरली स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, और इसके बगल में जरूर लिखिएगा एल्गी, जरूर लिखिएगा एल्गी, ठीक है, एल्गी। स्पाइरोगायरा मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसके बगल में लिखिएगा एल्गी। क्लियर, एल्गी। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में सबसे पहले लिखिए ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, और एक एग्जांपल लिखिए मॉसेस, और एक एग्जांपल लिखिए फर्न्स। जितना एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों वो सारे एग्जांपल्स आपको लिखे हुए होने चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ये जरूरी है याद करना। ओके, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम एक अलग अलग टॉपिक में समझेंगे, मतलब कम से कम ये 3 चीज आप लोग अभी नोट करेंगे और इसके बाद एक एक करके हम इन सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है, मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां तक सबको क्लियर हो गया, कमेंट करिए। और फिर गेटिंग द कांसेप्ट ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो इट इज अ टाइप ऑफ अ रिप्रोडक्शन इन व्हिच अ सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। रिप्रोडक्शन का 2 टाइप्स होता है, एक असेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल होता है। असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट चाहिए, सेक्सुअल के लिए 2 पेरेंट्स चाहिए। असेक्सुअल का जो टाइप्स होगा वो होगा बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, एंड लास्ट वन इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एग्जांपल्स आपको मालूम होने चाहिए आखिर इसमें क्या होता है। अब इसको बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में हम समझेंगे कि आखिर ये सारी चीजें क्या है, उतना ज्यादा डिटेल्स में हमें जानने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको इसके एग्जांपल्स मालूम होने चाहिए। कितने बच्चों को एग्जांपल्स मालूम हो गया, अपना नाम कमेंट करके अपने स्कूल का नाम जरूर लिखिए जहां पर आप रहते हैं।
देखो दूसरा सा बडिंग, बडिंग प्रोसेस, बडिंग प्रोसेस, व्हाट इज बडिंग? तो पहला लाइन ये हो जाएगा ना, इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? कौन रिप्रोड्यूस करता है? ईस्ट करता है और हाइड्रा करता है। एक्चुअली ईस्ट और हाइड्रा जो होता है ना, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, ईस्ट और हाइड्रा जो होता है यूनिसेलुलर। अब एक नया नाम आ गया यूनिसेलुलर, वैसे आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी इन द क्लास 6। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, एक ही सेल के बने हुए होते हैं। जनरली आप ईस्ट जो है ना, वो आप बेकरी प्रोडक्ट्स में भी देखते हो। बेकरी प्रोडक्ट समझते हैं? जहां पर ब्रेड बनाया जाता है, केक्स बनाया जाता है ना, इडली डोसा में भी लोग इसका यूज करते हैं, अल्कोहल्स बनाने के लिए भी लोग इसका यूज करते हैं। और ये जिस तरह से एक आप इसको अपने आप किसी शॉप में जाकर, है ना, जनरल स्टोर में जाकर भी वहां से ईस्ट का डब्बा खरीद सकते हैं, और उसको देखोगे एकदम सरसों के दाने जैसा होता है। उसको आप एक ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा सा नमक डाल दो, या सॉरी नमक डाल दो, थोड़ा चीनी डाल दो, है ना, और उसमें थोड़ा सा इसको डाल दो। अब ये जो ईस्ट रहेगा वो थोड़ा डाल दो। आप थोड़ी देर के बाद देखोगे, 2-3 घंटे के बाद उसमें जितना आपने डाला उससे ज्यादा क्वांटिटी का हो जाएगा, मतलब वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है? तो ये भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है। और कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है एग्जाम में? क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द ईस्ट? ईस्ट में रिप्रोडक्शन का कौन सा प्रोसेस है? तो आप क्या बोलेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ अ बडिंग, बडिंग प्रोसेस। मतलब ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ द बडिंग। एक्चुअली होता क्या है, आपने पोटैटोज देखा होगा इस तरह, और पोटैटोज में आपने कहीं भी देखा होगा इस तरह होल्स होते हैं और कुछ उभरा हुआ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह कभी कहीं जब थोड़ा सा बारिश का टाइम होता है तो इस तरह के उभरे हुए स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं। अब क्या होता है समझो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट चाहिए। ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, इस तरह जो निकला हुआ स्ट्रक्चर है, इसको हम बड्स कहते हैं। बड्स, बड्स कहते हैं, है ना। फ्लावर्स में होगा तो बड्स का मतलब कली, लेकिन अगर ये इस तरह पोटैटोज में होता है तो उसको हम एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो बाहर की तरफ निकला हुआ, उसको हम बड्स कहेंगे। ठीक है? इसी तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ईस्ट में, जिसको बड्स कहा जाता है। क्या होता है, ये मान लो इसका ओरिजिनल स्टार्टिंग पेरेंट है, इसमें से ये टूट के फिर नीचे गिर गया, ये टूटा और नीचे गिरेगा, और फिर ये बड़ा होने लगेगा और ग्रो करने लगेगा। तो बड्स के टूटने पर ये फिर से नया बनने लगता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। अच्छा देखो तो, क्या इसमें एक ही पेरेंट लगा या दो पेरेंट्स? कमेंट करिए। सिंगल पेरेंट ही कहां लगा या दो पेरेंट्स की जरूरत है? सिंगल पेरेंट, मतलब इसी का टुकड़ा गिरा और ये फिर ग्रो करने लगा, रिप्रोड्यूस, तो इसी को बोलेंगे रिप्रोडक्शन होने लगा। क्लियर है? एक कहानी आपने सुनी होगी, अगर आप लोग मूवीज या सीरियल्स देखे होंगे तो एक कहानी आपने सुना होगा। एक राक्षस ऐसा था जिसका ब्लड अगर जमीन पे गिरे तो वहां से फिर से न्यू वही राक्षस दोबारा जन्म ले लेता है। बताओ तो ये किस तरह का रिप्रोडक्शन है? किस तरह का रिप्रोडक्शन है? इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। याद है, कोई पुरानी कथाओं में ये सारी चीजें मिलती है। क्लियर है आप सबको? मालूम चल रहा है? तो ये बर्ड्स के द्वारा ये काम जो हो रहा है, इसको हम लोग बडिंग कहते हैं। उसी तरह फ्रैगमेंटेशन है। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, एक रिबन शेप रहता है, रिबन शेप, इस तरह का शेप रहता है, इसको हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और इसमें से कोई एक, मान लो इतना दूर का पार्ट टूट कर नीचे गिर गया, फिर ये ग्रो करने लगा, फिर इसमें से ये टूट के नीचे गिर गया। ये मतलब फ्रैगमेंट्स टूटते रहते हैं और वो जुड़ते। फ्रैगमेंट्स का मतलब विखंडन, टूटना, है ना, खंडित होना, टूटना, ब्रेक कर। तो ये टूट टूट के इस तरह हो रहा है। बडिंग में क्या हो रहा है, न्यू बन रहा है ना। एक बार बड जो होगा वो डिटैच्ड होगा और फिर से न्यू ग्रो करेगा। यहाँ पर फ्रैगमेंट्स के रूप में रहते हैं और वो टूटता है। तो फ्रैगमेंट्स के रूप में कौन रहता है? एग्जाम्पल किसका देंगे हम लोग? कमेंट करिए। एग्जाम्पल्स किसका देंगे बोलिए? इट इज अ स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा हम लोग देंगे। क्लियर है? तो ये फ्रैगमेंटेशन, ये स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या होता है? एक तरह का एल्गी। एल्गी आपने देखा है? कमेंट करिए कितने बच्चों ने एल्गी देखा है। ओके, एल्गी जनरली जिन्होंने नहीं देखा है सुन लीजिए। जिस जगह पर आपका पानी बहुत ज्यादा गिरता है, आप अपने घरों में, अपने रसोई में देखे होंगे या कहीं आप ड्रेन में देखे होंगे, जहां पर ग्रीन तरह का डिपोजिशन दिखाई देता है, जिसको हम लोग लेमन्स लैंग्वेज में काई बोलते हैं। बोलते हैं ना, काई लगा हुआ है उस जगह पे, मतलब एल्गी बिछा हुआ है। कहीं कहीं पॉन्ड्स में आप देखते होंगे ग्रीन तरह का पूरा डिपॉजिट रहता है, हरा हरा पूरा डिपॉजिट रहता है ना। वो जनरली आपका एल्गी होता है और उसका एक नाम है, एल्गी का नाम स्पायरोगायरा।
यानी एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस होता है, कमेंट करिए। एल्गी किस टाइप से रिप्रोड्यूस होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ द फ्रैगमेंटेशन। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग स्पोर फॉर्मेशन में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पोर फॉर्मेशन को लेके। बच्चों, आप लोगों ने स्टेल ब्रेड देखा होगा, है ना? आपने देखा होगा कि कभी कोई बासी रोटी या ब्रेड अगर हमारे घर में बच जाता है और वो कहीं पर गिरा हुआ है तो उसके ऊपर थोड़ा कॉटन टाइप का ग्रोथ आ जाता है ना? कॉटनी ग्रोथ, मतलब हम लोग लेमन्स लैंग्वेज में बोलते हैं ना सर कि उसमें वो थोड़ा खराब हो गया है, बासी हो गया है, उस पर भुआ हुआ आ गया है, इस तरह का वर्ड हम लोग यूज करते हैं, है ना? तो जनरली वो जो कॉटन टाइप का ग्रोथ है उसको हम लोग कहते हैं ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड, और इसका एक और नाम राइजोपस। तुरंत याद रखिए, यानी आज के बाद कभी भी अगर आपने किसी ब्रेड पे रोटी पे देखते ना कभी कभी कि अगर मान लो कोई चूहा लेके चला गया कहीं और वो बहुत दिन से पड़ा होगा तो उसके ऊपर थोड़े से व्हाइट या ब्लैक तरह के कॉटन के ग्रोथ आ जाते हैं, है ना? लगता है रुई जैसा कुछ आ गया है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। उसका नाम है ब्रेड मोल्ड या राइजोपस। आज के बाद हमेशा आप ये वर्ड यूज करोगे तो देखोगे 9-10 तक आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी ये जनरली बासी खाने के ऊपर ये चीज रह जाता है एंड दैट कॉजेज द, अगर कोई आदमी उसको खा ले तो वो फूड पॉइजनिंग भी कॉज करता है ना? वॉमिटिंग हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फूड पॉइजनिंग के लिए। इसलिए हमेशा हमें साफ खाना खाना चाहिए और किसी भी तरह का स्टेल फूड, बासी खाना हमें यूज नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये जो ब्रेड मोल्ड है ना, ये जनरली एक प्लांट्स के कैटेगरीज में आ रहा है, मतलब जैसे फंगस हम बोलते हैं, लेकिन हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर कर रहे हैं तो ये चीजें आएंगी। ये किस प्रोसेस के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है? स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। जनरली ये क्या होता है? कॉटन टाइप का ग्रोथ होता है और इसके ऊपर में एक तरह इस तरह का पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, पिन लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया वर्ड यूज करिए, लिखिए इसको। इट इज अ पिन लाइक स्ट्रक्चर, जो हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है, पिन लाइक, या ऐसे कर लो, पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना? सिर जैसा एक आकृति होगा उसको हम लोग कहेंगे स्पोरेंजिया। और सिंगुलर में इसका नाम होता है स्पोरेंजियम। बहुत सारा अगर होगा तो उसको स्पोरेंजिया कहेंगे। कोई ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर में इस तरह अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरह का ग्रोथ आपको नजर आएगा। क्लियर है? ये जनरली आपका स्पोरेंजिया, इसका जो हेड लाइक स्ट्रक्चर होगा ये, इसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। और सिंगुलर फॉर्म में इसका नाम क्या हो जाएगा? स्पोरेंजियम हो जाएगा। क्लियर? और ये किस प्रोसेस के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं? कौन सा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। ये जनरली थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन जब ये ब्रेक करता है तो फिर दूसरे तरह से जो होते हैं स्पोर्स फॉर्मेशंस के द्वारा ये फिर प्रोड्यूस होते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, इसी तरह स्पोर फॉर्मेशन में एक तो ये एग्जांपल हो गया, देखो मैंने यहाँ 3 एग्जांपल लिख पाए थे। दूसरा था मॉसेस और तीसरा था फर्न्स। बच्चों, ये तो आपने देख लिया ब्रेड मोल्ड, मतलब ब्रेड के ऊपर में जो अगर पुराना ब्रेड हो जाए, बासी ब्रेड हो जाए तो उसके ऊपर ये सारे कॉटन ग्रोथ दिखते हैं। मॉसेस और फर्न्स भी स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस से होते हैं। मॉसेस और फर्न्स ये प्लांट्स हैं, फर्न्स जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मतलब ये फ्लावर्स नहीं देते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, गिव वन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। एक ऐसा सेक्सुअल मेथड का नाम बताओ जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में यूज होता है, और वो कौन सा प्रोसेस है? स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर है? तो ये 3 चीज आपको याद रखनी है, बडिंग, उसके बाद फ्रैगमेंटेशन, और ये एक है स्पोर फॉर्मेशन। ब्रेड में स्पोर फॉर्मेशन होता है, बडिंग मत लिखना, उल्टा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, और लास्ट मैंने कहा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, जो कि अब हम करने वाले हैं। इतना नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को समझने के लिए हम लोगों को प्लांट्स के बारे में थोड़ा समझना है। प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं और साथ ही साथ उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो जनरली वेजिटेटिव पार्ट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको जानना है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट
ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आपको जनरली याद रखना है स्टेम, लीव्स, रूट्स, ये सब जो हैं ये आपके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। और जनरली जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हैशटैग इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, कमेंट करिए व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, कमेंट करके आंसर बताइए, वीडियो पॉज करिए, आंसर लिखिए। तो व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज द फ्लावर्स, इट इज द फ्लावर, वेरी, ये फ्लावर्स होता है, ये याद रखना, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर्स है, यानी जब फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करिए सभी बच्चे फटाफट। ओके, अब जनरली क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अगर आप ये दो चीज आप समझ गए तो आप लोगों को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन समझने में इजी हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आपको मैंने बताया था वो जो 4 क्लासिफिकेशन था, तो पहला लाइन क्या होगा, कमेंट करिए, पहला लाइन क्या था, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ, या इट इज द टाइप ऑफ अ asexual reproduction, it is the process of the asexual reproduction in which the plant reproduces, जो plant होते हैं वो reproduce करेंगे, the plant reproduces by the vegetative part of plant। तो और वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं बताइए, लाइक स्टेम, लीव्स एंड व्हाट, इट इज द रूट्स। मतलब अगर ये तीनों पार्ट से, ये तीनों से रिप्रोडक्शन होता है, मतलब हमने किसी प्लांट का स्टेम लगा दिया वो दूसरा प्लांट बन गया, अगर हमने किसी का रूट लगा दिया वो दूसरा प्लांट बन गया, अगर मैंने किसी का लीव्स लगा दिया वो दूसरा प्लांट बन गया, मतलब ग्रो कर गया। तो अगर ये 3 चीजों से आपका प्लांट्स ग्रो कर रहा है या रिप्रोड्यूस हो रहा है, मतलब वी आर डूइंग द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेकिन इसमें क्या नहीं आना चाहिए, फ्लावर्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ्लावर्स अगर आएगा तो किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, कमेंट करिए, फ्लावर्स आएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। और अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी आपके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि whenever we are talking about the flowers, we are talking about the sexual reproduction, else we are talking about the asexual reproduction। जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने देखा, बडिंग में देखा, फ्रैगमेंटेशन में देखा, स्पोर फॉर्मेशन में देखा, एंड फाइनली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। तो पहला लाइन तो ये क्लियर है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच द प्लांट रिप्रोड्यूसेस बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट्स। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, चलिए आगे बढ़े। ओके, अब क्या है, अब क्वेश्चन ये है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ये सब जो एग्जांपल्स दिए हैं, स्टेम दिया है, लीव्स दिया है, रूट्स दिया हुआ है, इन सब से कौन-कौन से प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं। इट मींस सिंपली यू हैव टू नो अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ सच प्लांट दैट ग्रोस और दैट रिप्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ द स्टेम, बाय द लीव्स एंड बाय द रूट्स। तो जल्दी से देखते हैं, मतलब आप इसके ये 2 पॉइंट जानने के बाद ये पढ़ना है हम लोग, और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स का एग्जांपल बताइए जो प्लांट्स स्टेम से ग्रो करते हैं, कमेंट करिए, प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस बाय स्टेम, स्टेम के द्वारा, स्टेम से रिप्रोड्यूस होने वाले प्लांट्स कौन-कौन से हैं, तो कौन-कौन से हैं। तो इसमें जनरली आप लोग देखो, आपके पास जो आंसर्स दिए हुए हैं उसमें हम लोग बात करेंगे लाइक पोटैटो, ठीक है, उसके बाद जिंजर, फिर हम लोग बात करेंगे ऑनियन, समझ में आ रहा है, फिर हम लोग बात करेंगे कैक्टस, फिर हम लोग बात करेंगे जैस्मिन प्लांट। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, जल्दी से इसको नोट करिए। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, जैसे रोज, गुआवा, बॉगेनविलिया, है ना, रोज, गुआवा,
बॉगेनविलिया, यहाँ लिख देते हैं बॉगेनविलिया। ये सब चीजें जो होती हैं वो स्टेम के द्वारा रिप्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों पोटैटोज में अभी अभी मैंने बडिंग जब बताया था उसमें एग्जांपल दिया था कि पोटैटो में जो आउटसाइड ग्रोथ हो जाता है ना, एक तो कभी कभी आलू अगर थोड़ा सा अगर नमी मिल जाए उसको, एक कंडीशन हो जाए तो बाहर में उसको एक साइड में लगता है कि पत्ते जैसा निकले हुए हैं, है ना, व्हाइट व्हाइट तरह का भी निकला हुआ रहता है, तो उसको हम बड्स कहते हैं, उसको हम बड्स कहते हैं। तो पोटैटो में भी उस चीज को जो एक्सटर्नल लिखा रहता है आई लाइक स्ट्रक्चर, पोटैटो में जो आई लाइक स्ट्रक्चर देखो आप कैसा दिखता है, आई लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, बड्स कहते हैं, बड्स कहते हैं। और यही बड्स फिर जब बड़ा होता है तो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये टूट के नहीं गिरने वाला, पोटैटोस को लगाया जाता है, मतलब पोटैटो क्या है, स्टेम है, याद रखिए जमीन के अंदर होता है लेकिन वो स्टेम। तो कौन बच्चा मुझे ये बताएगा दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्टेम एंड द रूट्स, कमेंट करिए। अब जिन्होंने ये मन में सोच लिया है कि वो स्टेम जो होता है वो इट इज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड एंड द रूट्स इट इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड, ये मत लिखना कमेंट में, ठीक है। जरा सोचिए, रिसर्च करिए ताकि आप पता लगा पाओ कि कैसे मुझे पता चल पाएगा कि कौन सा स्टेम है और कौन सा रूट है। पोटैटो जमीन के अंदर होता है मगर फिर भी मैं इसको स्टेम बोल रहा हूँ, है ना, तो इसका मतलब जरूर कुछ एक अलग डिफरेंसेस होने चाहिए रूट्स और स्टेम के बीच में। तो कोशिश करिए, मैं आगे बताऊंगा क्या डिफरेंसेस। चलिए, जिंजर भी क्या है, जिंजर आदि जानते हैं आप लोग, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्टेम, ये भी आपका बड्स के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। ऑनियन में याद रखना है, ऑनियन का जो स्वलन पार्ट होता है ना, प्याज अगर आप देखोगे इस तरह का निकला रहता है, ऊपर में पत्ते होते हैं, ये जो स्वलन पार्ट है, स्वलन पार्ट है ऑनियन में, जो ये स्वलन पार्ट है इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज अ कॉर्न। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्न। कॉर्न अरबी जो खाने की सब्जियां हम लोग बनाते हैं उन सब में भी ये जो स्वलन पार्ट होता है इसको हम लोग कॉर्न के मेथड से जानते हैं, ठीक है, ओके। कैक्टस भी आपका स्टेम से रिप्रोड्यूस होता है। जैस्मिन प्लांट्स में एक खास बात याद रखना है ना, जैस्मिन में हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो चीजें हैं वो आपका स्टेम के द्वारा, इतनी सारी चीजों को याद रखना है। ऑनियन वर्म्स के द्वारा, जिंजर और पोटैटो बड्स के द्वारा, कैक्टस स्टेम के द्वारा यहाँ। लेकिन जैस्मिन जो होता है ना वो क्या होता है, जैसे प्लांट्स, ये प्लांट्स मान जैस्मिन का, ये क्या होता है, ये जनरली बड़ा होता है लेकिन ज्यादा खड़े नहीं हो सकते, वो झुके हुए रहते हैं, जमीन पे ही पड़े हुए रहते हैं जैस्मिन। अब क्या, मान लो ये प्लांट यहाँ पर हो गया, अब इस प्लांट के ऊपर में यहाँ पर मिट्टी डाल दो, तो पता चलता है जिस प्लांट्स के ऊपर आपने मिट्टी डाला ये स्टेम, इसमें रूट्स आने शुरू हो गए और फिर एक नया प्लांट्स निकलना शुरू हो गया, फिर वो गिरा हुआ रहेगा, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, मतलब आपने क्या किया, मिट्टी का लेयर डालना शुरू किया, एंड सच प्रोसेस इज नोन एज लेयरिंग। इसी को लेयरिंग बोलते हैं, इसी को लेयरिंग बोलते हैं। क्लियर है, लेयरिंग समझ में आ रहा है सबको। और ये क्या है, आर्टिफिशियल मेथड है, इट्स नॉट अ नेचुरल मेथड, इसको हम लोग आर्टिफिशियल मेथड बोल सकते हैं। क्लियर, ठीक है, मतलब अगर मुझे लेयरिंग को डिफाइन करने आए तो हम क्या बोलेंगे, लेयरिंग इज अ आर्टिफिशियल मेथड। और इस आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है, द स्टेम इट इज covered with the soil and it again it starts with the new plant. The new plant produces from it. जहां पर आपने मिट्टी डाला, सॉइल से कवर किया, वहां से लेयर का दूसरा स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। क्लियर। इसके बाद बच्चों एक टॉपिक आता है ग्राफ्टिंग। दो तरह का मेथड है आर्टिफिशियल मेथड, दो तरह का आर्टिफिशियल मेथड है, कौन कौन सा, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग ये दो मेथड्स हैं, इसमें आप लोगों को ध्यान देना है। कौन कौन से दो मेथड्स हैं, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। यहां पर देखो आप लोगों का सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 4 मिला सबको। वहां पर बोला गया नेम टू आर्टिफिशियल मेथड्स, एक दो आर्टिफिशियल मेथड्स का नाम बताना है, और वो दोनों आर्टिफिशियल मेथड्स यही है, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। लेयरिंग में तो समझ में आ गया, जो स्टेम होगा उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, फिर वो नया प्लांट्स निकलना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल कौन सा देंगे हम लोग, एग्जाम्पल देंगे जैस्मिन का। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, देखो समझो, बोलते हैं आप लोग नर्सरी में जाते होंगे तो आपको पता चलता होगा, नर्सरी मतलब जहां प्लांट्स मिलता है उस जगह पे आप जाते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि वो ग्राफ्टेड है। अब ग्राफ्टिंग का आप घर में भी क्या कर सकते हैं, जनरली इसमें साइट्रस फ्रूट्स, ग्राफ्टिंग प्रोसेस में होता क्या है ये समझो अच्छे से। ग्राफ्टिंग जैसे मान लो ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पर आपका कोई पेड़ लगा हुआ है, सपोज दैट मैंने मान लिया साइट्रस
साइट्रस प्लांट्स। साइट्रस प्लांट क्या होता है, जैसे नींबू का पेड़, ऑरेंज का पेड़, ये सब पेड़, साइट्रिक एसिड जिसमें प्रेजेंट रहेगा वो साइट्रस प्लांट होगा। क्लियर? तो ये साइट्रस प्लांट्स है, तो जनरली नींबू का पेड़ हो गया या फिर ऑरेंज का पेड़ हो गया, है ना, बड़ा वाला नींबू आता है वो वाला पेड़ हो गया। इसमें जनरली क्या किया जाता है, ये बहुत सारे ब्रांचेस ऐसे निकले हुए रहते हैं। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये जो किसान है वो क्या करेगा, इसका कोई ब्रांच को इस तरह बीच से काट लेगा, इधर से काट लेगा और इसके जगह पे दूसरा यहां से यहां तक इसको बांध देगा धागा से, और दूसरा एक किसी का प्लांट्स लाकर, फॉर एग्जांपल मैंगो का प्लांट्स लाकर इसके ऊपर लगा देगा। ग्राफ्ट कर दिया इसके अंदर इस तरह फिक्स कर दिया। इस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। मतलब यहाँ पर अब इस पेड़ में आपका नींबू भी शुरू हो गया निकलना और मैंगो भी शुरू हो गया निकलना, है ना। वो एक कहावत थी ना कि रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हुए, लेकिन साइंस इसको अलग करके दिखाता है। साइंस में देखो, आपने लगाया था नींबू का पेड़, कांटा वाला पेड़, नींबू सिर्फ होता था, मगर ग्राफ्टिंग प्रोसेस के द्वारा इसको मैंगोस लगाया गया और वो भी दोनों, मतलब नींबू भी हो रहा है और मैंगोस भी हो रहा है। जनरली इसको आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, आपके अगर गार्डन है तो आप किसी एक ऐसे फार्मर्स के पास जाइए जो सच में ऐसा काम करते हैं और वो थोड़ा टेक्निकली समझते हैं कि किस तरह करना चाहिए। ओके, खुद से करेंगे तो हो सकता है ये प्लांट सूख जाए, इसलिए कोशिश करना है कि उनसे पहले सीखें और उसके बाद ये ग्राफ्टिंग काम को किया जाए। तो समझ में आ गया ग्राफ्टिंग कौन कौन से प्लांट्स का, जैसे एग्जांपल अगर पूछे तो आप बोलेंगे साइट्रस प्लांट्स एंड मैंगो, इनका ग्राफ्टिंग प्रोसेस के द्वारा हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सो व्हाट आर द टू मेथड्स ऑफ द आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन? नेम इट, कमेंट करिए। मेथड कौन सा है? लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। क्लियर है? समझ में आया सबको? चलिए अब बात करते हैं हम लोग। अब बताओ, स्टेम का हो गया, स्टेम में इतनी सारी चीजें। इसमें एक बात और याद रखना, जो आपका साइकिल जो जमीन के ऊपर टच है, इसको हम लोग बोलेंगे सियॉन, SCION, है ना। वो प्लांट जो जमीन के अंदर फिक्स है और इसके ऊपर में आपने मैंगो लगाया है, तो जो आपने ऊपर से लगाया इसको हम बोलेंगे स्टॉक, मतलब ये स्टॉक है, और ये नीचे वाला सियॉन। बोलते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं, तो नीचे में जो ग्राउंड से अटैच्ड है उसको सियॉन बोलेंगे, SCION, और जो ऊपर अटैच्ड है उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक। तो सियॉन और स्टॉक ये दोनों नाम कहां पर आते हैं, किस प्रोसेस में आते हैं? ग्राफ्टिंग में आते हैं। लेयरिंग में याद, लेयरिंग में पता चल, लेयर बनाना, मिट्टी का लेयर रखे रहना और आपके ऊपर में ये सारी चीजें कर सकते। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे, स्टेम के द्वारा हो गया। अब क्या बच गया? लीव्स। चलो ये तो बचपन से यहाँ पढ़ते आ गए, वो चीजें बताओ, वो प्लांट्स का नाम बताओ, स्पेशल प्लांट्स जो लीव्स के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। मगर मतलब ये कि अगर उस प्लांट्स का लीफ तोड़ के हम जमीन में डाल दें तो फिर से नया प्लांट निकल जाएगा, रिप्रोड्यूस हो जाएगा। तो बच्चों एक नाम है इसमें, ब्रायोफिलम। हैशटैग इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल डेफिनेटली कम इन एग्जाम। ब्रायोफिलम, ये नाम याद रखना। देखना बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं ये बोगेनविलिया और ब्रायोफिलम, उनको समझ में नहीं आता सर बोगेन, बी फॉर बोगेनविलिया या बी फॉर ब्रायोफिलम, दोनों तो एक ही है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है ना। बोगेनविलिया स्टेम के द्वारा, ब्रायोफिलम लीव्स के द्वारा। ब्रायोफिलम देखे हैं? कमेंट करिए कितने लोगों ने देखा है ब्रायोफिलम। जनरली इसको हिंदी में पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। इसका जनरली जूस लोग पीते हैं जब उनको किडनीज में स्टोन होने की शिकायत हो जाती है ना। आप कभी अगर किसी ऐसे बॉटेनिकल गार्डन में जाकर देखेंगे जहां पर प्लांट्स रखे हुए हैं, उन जगह पर इनको लगाया जाता है। आजकल घरों में भी मिलता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, इस तरह करके हम लोगों ने देखा था। पत्तों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह, मतलब पत्ते तोड़ के अगर आप किसी के घर से पत्ते तोड़ के भी लाके लगा दिए तो वो ऑलरेडी एक नया प्लांट हो जाएगा, बहुत सारे पत्ते हो जाएंगे। क्लियर? सो दिस इज ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम किससे रिप्रोड्यूस होगा? लीफ से। और बोगेनविलिया किससे रिप्रोड्यूस होता है? स्टेम से। क्लियर? चलिए जल्दी कीजिए। और लास्ट में एक बच गया हम लोगों का, वाइटल रूट्स। और रूट्स में आप लोगों को सिर्फ दो ही नाम याद रखना है, स्वीट पोटैटो एंड डालिया, है ना। स्वीट पोटैटो शकरकंद मालूम है सबको, और डालिया, ये दो हैं जो कि ये दो प्लांट्स ऐसे हैं जो कि रूट्स में, इनका रूट्स ही लाके लगा देंगे और वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो बेसिक चीज ये है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्टेम एंड रूट्स, है ना। स्टेम में भी देखो तो हम लोग पोटैटो को हम लोग बोलते हैं स्टेम, लेकिन स्वीट पोटैटो को बोलते हैं रूट्स। तो आखिर क्या डिफरेंसेस है इसमें? तो आप याद रखो, द बेसिक डिफरेंसेस इज द प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। याद रखना,
स्टेम में नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि रूट्स में नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट नहीं होते। सो अगर पोटैटोज में, अब नोड्स किसको कहते हैं, देखो ये प्लांट है, प्लांट के स्टेम में जिस जगह से पत्ते निकलते हैं, द पॉइंट फ्रॉम व्हिच द लीव्स कम्स आउट फ्रॉम द स्टेम, इट इज नोन एज नोड्स। तो मान लो यहां से भी पत्ते निकले, तो ये पॉइंट हो गया नोड्स, और ये डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स इज नोन एज इंटरनोड्स। तो पोटैटोज में आप देखते हो ना, ये पोटैटो मान लो तो यहां से पत्ते निकलने शुरू हो रहे हैं, वो व्हाइट व्हाइट तरह का दिखता है आपको, वो निकलना शुरू हो जाता है। सो इट इज द नोड्स एंड इंटरनोड्स। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट करिए। तो बच्चों ये आपका पूरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन था। सिंपल सी बात कि जो वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस होते हैं उसी को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। दोनों एक ही मतलब है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं पर आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मिला होगा, कहीं कहीं पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिला होगा। अब फायदा और नुकसान इनकी बात आ गई, मतलब एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो देखो सेक्शन ई का एक क्वेश्चन आपको दिया, फर्स्ट क्वेश्चन, in what ways is vegetative propagation better than the sexual reproduction? Vegetative propagation sexual reproduction से better कैसे है? कैसे हम बता सकते हैं कि vegetative propagation या reproduction जो होता है वो ज्यादा अच्छा है sexual reproduction से? तो चूंकि sexual reproduction हम अभी पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये समझेंगे कि these are the advantages of the vegetative propagation। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि write down the 2 or 3 advantages of the vegetative propagation। मतलब जो स्टेम से, रूट से, लीफ से जो रिप्रोडक्शन हो रहा था प्लांट्स का, उनका क्या फर्क है। तो एडवांटेज देखो, सबसे पहला, द प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स लेस टाइम टू ग्रो। जो प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं उनको बहुत कम टाइम लगता है ग्रो करने में, है ना, बढ़ने में, इसलिए ये बेटर है। दे बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अर्लियर देन द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स। वैसे अगर दो प्लांट्स को कंपेयर करते हैं हम, एक प्लांट्स को हम वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा ग्रो करवाते हैं और एक को बीज के द्वारा, सीड्स के द्वारा। तो जो आपका लीव्स, स्टेम और रूट्स के द्वारा हम जो ग्रो करवा रहे हैं उसमें फूल और फल दोनों जल्दी आते हैं, अर्लियर। दे बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अर्लियर, पहले, अर्लियर मतलब जल्दी, पहले, और बियर मतलब रहते हैं, फ्रूट्स और फ्लावर्स आता है। और लास्ट वन, द प्लांट्स आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। जो प्लांट्स हम प्रोड्यूस करवाते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, जेरोक्स होते हैं, किसके, पेरेंट प्लांट के, विद डिजायरेबल कैरेक्टर। डिजायरेबल कैरेक्टर मतलब जो कैरेक्टर हम चाहते हैं, कैरेक्टर का मतलब जैसा हम चाहते हैं। आपने पेरेंट प्लांट में जैसा कैरेक्टर देखा था, जिस तरह से देखा कि चलो मान लो गोभी का प्लांट है, हमने देखा अच्छी गोभी है ना, या फिर हम किसी पंपकिन की बात कर रहे हैं, मतलब एक अच्छा प्लांट है तो उसके पूरे का पूरा कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है? तो ये 3 एडवांटेजेस हैं आपके किसके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जहां पर फायदा होता है, एडवांटेज मतलब फायदा, है ना, तो ये सब फायदा है। तो जहां बच्चों फायदा होता है उस जगह पर कहीं नुकसान भी होता है। तो एक इसका डिसएडवांटेज, ये आपको सुनना है और सुन के नोट करना है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर कभी भी इस न्यू प्लांट्स में किसी भी पार्ट्स में एक बीमारी हुई तो पूरा का पूरा प्लांट भी खत्म हो सकता है। ये एक तरह का डिसएडवांटेज है, क्योंकि उसी प्लांट्स का ये कॉपी है, मतलब उसमें अगर हल्की से भी बीमारी होगी, किसी ब्रांच में बीमारी होगी तो पूरे प्लांट्स को वो खत्म कर देगा। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो इस वीडियोस में हम लोग सिर्फली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किए, रिप्रोडक्शन प्लांट्स का ये फर्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट फिर आएगा, दैट इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टिल देन पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।